हुआ ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस से संघी व्यक्ति था। जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मेरे कैसे होते हैं। मैं कार सेवा में जाने वाला था, जा नहीं पाया था। पढ़ाई ना करो तो कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन में। इससे जब मुझे कोई कहता ना कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ा दो बस। आरक्षण में मैं समर्थक हूँ आरक्षण का। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में यह खतरा हमेशा ज्यादा है। अमेरिका में अश्वेतों की आबादी 15% है सिर्फ, और तब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने वहां पर। उतने वीडियो क्लिप काट के यूट्यूब पे चला दी कुछ लोगों ने। नास्तिकता उतनी बड़ी मूर्खता है जितना ये दावा कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। लगता है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं सांप्रदायिक नहीं है, कर्मकांडी ज्यादा नहीं है, कट्टर नहीं है, पर विश्वास रखते हैं, वो ज्यादा फायदे में है। तो मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्तियों में एक हूँ, कोई दुविधा का सवाल ही नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहां पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। सर, आप अपने आप को फेमिनिस्ट लेबल करोगे? वुड यू कॉल योरसेल्फ दैट? और आपने ये क्यों डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया आई वांट टू बी अ फेमिनिस्ट? बहुत सारे लोगों ने लिखा कमेंट बॉक्स में, और बहुत सारे हमने आपके पढ़ाए स्टूडेंट से बात की जो ऑफिसर्स हैं, एंड दे सेड कि ही इज अ फेमिनिस्ट इन अ वेरी ट्रू सेंस। तो मैंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो द वे ही ट्रीट्स हिज स्टूडेंट्स, जिस तरह से उनकी सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से उनकी केयर करते हैं, हंसी मजाक करेंगे लंबी क्लास में, लेकिन कोई भी फूहड़ किस्म का या जेंडर बायस्ड किस्म का मजाक नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत मांझी है अपनी सेंसिबिलिटी। Men don't unlearn. Status quo serves you. नहीं, ऐसा ही है। This is. But your status quo serves you, so why will you challenge that? But why did you? नहीं, पर मैं देवी जी यूजुअली मैन डोंट अनलर्न कहो तो समझ में आता है। आप सबको अगर वैसे हर लेवल, कहीं ना कहीं हर लेवल पर है। तो आप इसको फिलोसफी में एक फैलेसी बोलते हैं, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, इलिसिट जनरलाइजेशन। सो वी कैन नॉट पुट ऑल द मेन इन वन कैटेगरी। सो यू कैन से मोस्ट ऑफ द मेन डोंट चेंज, डोंट अनलर्न, बट कैन बी सेड फॉर ऑल द मेन। आपने क्यों किया? मैंने किया नहीं, दरअसल मैं ईमानदारी से बताऊँ, हुआ अपने आप। हुआ ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस से संघी व्यक्ति था, कोई दुविधा नहीं थी। बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस, आर्य समाज, मेरे पेरेंट्स उसको मानते हैं। तो मैं उतना नहीं मानता था क्योंकि हवन करना, पूजा पाठ करना बोरिंग लगता था उस उम्र में, तो नहीं करता था। पर मैं ठीक हरियाणा का जो देहाती लड़का जैसा होता, मैं था शहर में लेकिन दिमाग वैसा ही था एकदम। लड़कियों को लेके कुछ गलत बात बोल देना भी मुझे लगता था नॉर्मल बात है, इसमें क्या खास बात है। मतलब ऐसी बदतमीजी मैंने कभी नहीं की, लेकिन कोई अगर बोल रहा है मेरे आसपास या कभी मेरे मुंह से भी निकल गया तो नॉर्मल लगता था हमें। ये सारा खेल हुआ पढ़ाई के साथ, जब सीरियसली पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले डीयू में जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मेरे कैसे होते हैं। हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब आया जब मैं 11वीं क्लास में था। इतना अच्छा लड़का था, उससे मिलके मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बना। उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं। उससे मिला, मैंने कहा अगर ऐसे होते हैं फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एक्सपोजर एक ही व्यक्ति का था। आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप वैसे माहौल से निकले नहीं है ना, सो यू बिकम वट यू लिव अराउंड। जाकिर हुसैन में एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान लड़के लड़कियां दोस्त बने, अब आज तक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने। तो गलत फहमियाँ तो इंटरेक्शन से खत्म होती हैं। जैसे ही आपका परिचय होता तो गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। उन्हें भी हमारे बारे में होती होंगी, हमें भी उनके बारे में होती थी। और मैं जाकिर हुसैन में 90 से 93 तक था, और 92 में अयोध्या वाला मामला था, मंडल, अगले साल अयोध्या। और मैं आरएसएस की लॉबी से मंदिर का समर्थक था बहुत बड़ा। मैं कार सेवा में जाने वाला था, जा नहीं पाया था। हम 3-4 दोस्त जाने वाले थे, बाई चांस नहीं जा पाए क्योंकि दुविधा थी नहीं उस समय तक। हम एकदम क्लियर थे कि मंदिर बनना ही चाहिए, वहीं बनना चाहिए और हमको ही बनाना है, कोई दुविधा थी नहीं उस तरह की। ये सारी दिक्कत हुई पढ़ाई शुरू करने के बाद। पढ़ाई ना करो तो कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन में। एकदम दिमाग ठिकाने रहता है, एक रास्ते पर चलता है। इससे जब मुझे कोई कहता ना कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ा दो बस। और पढ़ाई थोड़ी जेएनयू टाइप की। इस जेएनयू का मतलब आजकल लोग समझते हैं राष्ट्र विरोध, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए जेएनयू का मतलब है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आपको कई तरह से सोचने की आंख देता है, नजरिया देता है। और जहां आपको नजरिए 3-4 मिल जाए तो आप इंसान बेहतर बन ही जाते हो। तो मेरे दिमाग में पहली बार छेद जिसने किया उसका नाम है ओशो रजनीश। मैं डीयू में था, शौक में रजनीश की एक किताब बहुत पॉपुलर थी उस समय युवाओं में, हम भी उठा ले कि देखिए क्या लिखा है, संभोग से समाधि वाला। मेरा एक दोस्त बहुत गीत गाता था उस किताब के बारे में कि वो पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी एक चीज़ होती है। हमने कहा ठीक है, पढ़ के देखते हैं।
तो बहुत समझ नहीं आई, लेकिन ये समझ में आया कि ये आदमी तर्क अच्छे देता है। फिर मैं उनकी 8-10 किताबें खरीद के ले आया कहीं से, बुक फेयर से। तब बुक फेयर लगना शुरू ही हुआ था शायद, तो पहले बुक फेयर में मैं बोरी भर के किताब लाया था खरीद के, जिसमें ओशो की ज़्यादा बुक्स थी। जितना पढ़ा ओशो को, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, 5-7 किताबें पढ़ी होंगी मुश्किल से, पर जैसे जैसे पढ़ा समझ में आया कि तर्क से सोचना उसका मज़ा ही अलग है, रूढ़ियों पे चलने का उतना मज़ा नहीं। तो मैं हॉस्टल में था, मेरे सब मित्र आरएसएस के थे, मैं भी था, लेकिन जब ये सब बातें होने लगती थी थोड़ा सा गैप आने लगता था। एक मन कहता था कि यही रास्ता ठीक है, एक बोलता था कि नहीं, ये भी समझने की बात है। फिर जब मैंने सोशियोलॉजी लिया, सोशियोलॉजी में मार्क्स पाठ्यक्रम में था, कार्ल मार्क्स। डीयू में डिबेटिंग सर्कल में एक मेरे मित्र थे, वो मार्क्सिस्ट थे, पर तब तक मेरी नज़र में कम्युनिस्ट और कॉमनिस्ट एक ही बात थी। हमने स्कूल में ही सीख लिया था कि डीयू में मिलेंगे कम्युनिस्ट, वो कौन होते हैं, कॉमनिस्ट होते हैं। तो मेरे मन में एकदम क्लियर था। जब पहली बार एक व्यक्ति मिला, किसी ने मुझे कान में बताया कि ये कम्युनिस्ट है, ध्यान रखना। मैंने कहा आदमी तो ठीक ही लग रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कम्युनिस्ट हो क्या? तो उसने बोला कि कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, जानना चाह रहा हूँ, बहुत जिज्ञासा है मुझे। बोला हाँ हूँ। तो मैं बड़े शक के साथ उससे बात करने लगा कि ये कुछ गड़बड़ करेगा ज़रूर। तो धीरे धीरे फिर समझ में आया कि वो भी बढ़िया इंसान है, बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो हमारे कॉलेज में तो बड़ा मज़ेदार माहौल था इलेक्शन के टाइम पे। कम्युनिस्ट विंग के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, एबीवीपी भी बिना नाम के लड़ती थी। एबीवीपी के लोग कम्युनिस्ट ऑफिस में सोते थे रात को, खाना वहाँ आता था उनका, ये हमारे यहाँ खाना खाते थे। दिन में झगड़ा करते थे, शाम को साथ बैठते थे, और ऐसी दोस्ती थी उनके साथ हमारी। सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया उतनी सरल, एक आयामी, एक तरफा नहीं है जितना हम सोचते हैं। फिर सोशियोलॉजी में ही जब फैमिली मैरिज के सिस्टम्स को समझा, दुनिया भर का स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण, उसमें इंडियन कास्ट सिस्टम, बाकी जगह जो क्लास सिस्टम या स्टेटस ग्रुप का सिस्टम है, वो सब समझा, तो लगने लगा कि दुनिया सीखने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में। तो फिर जब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा, उसमें जेंडर को लेके पहली बार एक चैप्टर पढ़ा, सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, पैट्रियार्की क्या है, वो सब पढ़ा। कुछ लोग पढ़ते हुए एक गैप बना पाते हैं कि क्या पढ़ना है, लिखना है और क्या जीना है। मेरे साथ वो हो नहीं पाता। अज्ञेय ने कहा ना कि एक दीवार है बीच में, शब्द और अर्थ के बीच में, उसको कैसे मैं विस्फोटक भर के उड़ा दूं, तो वो दीवार एग्जिस्ट कर नहीं पाती। अगर मैं कुछ नया पढ़ता हूं तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ना हो नहीं सकता, हो जाता है इम्पैक्ट। तो जेंडर पढ़ा, अम्बेडकर को पढ़ा, तो मैं अम्बेडकराइट भी कुछ होने लगा, क्योंकि तर्क है ना। अब डॉक्टर अम्बेडकर को आप सीधे खारिज कर दो, उतना पढ़ा लिखा आदमी पूरे संविधान सभा में नहीं मिलता हमें। जिस आदमी के पास पीएचडी भी 2-3 पीएचडी की हो, जिस आदमी ने, हम तो एक में इतना मतलब फूल जाते हैं। जो आदमी इकोनॉमिक्स में 2 पीएचडी कर चुका हो, लॉ में पीएचडी कर चुका हो, उस आदमी की और वो भी पीएचडी ऐसे नहीं कि ठेके पे करवाई हो, यहाँ तो ठेके पे हो जाती है पीएचडी। कोलंबिया से की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया है, वो मजाक तो है नहीं। जब वो आदमी आर्गूमेंट्स करेगा, सवाल पूछेगा, आप सवाल का जवाब गाली से थोड़ा ना दे सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। ट्रू। और जवाब नहीं है तो मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे। तो मैं संयोग से सवर्ण हूँ, लेकिन पुरुष भी हूँ, पर इससे अगर किसी फेमिनिस्ट के आर्गूमेंट्स ठीक हैं तो वो गलत तो हो नहीं जाएंगे। ऐसे अम्बेडकराइट के, मार्क्सिस्ट के आर्गूमेंट ठीक है तो कैसे गलत हो जाएंगे, जब तक मेरे पास प्रतितर्क ना हो। और मेरी समझ हमेशा से ये है कि अध्ययन करते हुए मुझे किसी का वकील नहीं बनना है। अगर मैं तुलसीदास जी को पढ़ूं और ढोल गंवार की पंक्ति है, तो मैं वकील बन के उनकी सुरक्षा नहीं करूंगा, मैं सारे पर्सपेक्टिव समझना चाहूँगा कि वो पंक्ति क्यों है। जहाँ वो अच्छी बात कह रहे हैं, मैं बहुत दूर तक जाके समर्थन करूँगा उनका। लेकिन यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो मैं कहूँगा कि कम से कम इस मामले में तुलसीदास या कबीर कोई भी अपने समय से आगे नहीं निकल पाए। हम नहीं निकल पाते। हम लोग एनिमल राइट्स को लेकर बहुत सजग नहीं होते हैं। आज से 100 साल बाद हो सकता है कि हमें प्रिमिटिव कहा जाए, कि उस ज़माने के लोग एनिमल्स राइट्स की बात करते हुए हंसते थे, कुत्तों को पत्थर मारते थे, कितने नीच किस्म के लोग थे। हमारे बारे में कहा जाएगा, 100 साल बाद कहेंगे लोग। तो मैं कैसे मान लूँ कि कबीर और तुलसी और ये लोग इतने समझदार होने चाहिए थे कि ये 500 साल बाद का देख लें, फेमिनिज्म को भी देख लें। हम भी कहाँ देख पा रहे हैं। हम डेमोक्रेसी के आगे नहीं सोच पाते। अब बायोक्रेसी की बातें चल रही हैं कि वाई डेमोक्रेसी ओनली इन द ह्यूमन बींग्स, वाई नॉट इन ऑल द स्पीशीज, वाई शुड द एनिमल्स हैव लेस राइट्स देन द ह्यूमन बींग्स जस्ट बिकॉज वी हैव द पावर, दैट इज नॉट डन। ये भी सवाल उठेंगे ना। इसी प्रोसेस में जब मैंने जेंडर को पढ़ा पहली बार,
तो मुझे लगा कि मेरा सोचने का तरीका बहुत गलत है। ये ज़रूर है कि मैं बीच में एक दौर आया जब मैं DU में था, नया नया मार्क्स पढ़ा था। आपको पता है नया नया आदमी थोड़ा उछलता ज़्यादा है, तो मार्क्स पढ़ के मैं अंदर से मार्क्सवादी हो गया था। बाहर से नहीं हुआ कभी, ठप्पा वही था दक्षिण पंथ का, अंदर से मार्क्सवादी हो गया था। अब बड़ी मजेदार स्थिति थी, मार्क्सवादी मुझसे झगड़ा करते थे और अंदर से मैं भी वही सोच रहा होता था। धीरे धीरे 4-5 साल में घोर नास्तिक बन के रहा, एकदम घोर नास्तिक, घोर मार्क्सवादी अंदर से, घोर फेमिनिस्ट। लेकिन बाद में समझ में आता है कि एक अति का जवाब दूसरी अति नहीं है, एक्सट्रीम का जवाब एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता है। JNU इस मामले में थोड़ा कमज़ोर मुझे लगता है कि वो आपको अति तक पहुंचा तो देगा, अति से वापसी के रास्ते बहुत नहीं, मध्य मार्ग पर नहीं लाता था। जबकि अंतिम रास्ता मध्य मार्ग है। वो बुद्ध और अरस्तु ना भी कहें तो भी मध्य मार्ग ही अंतिम रास्ता है। इसलिए जेंडर सेंसिटिव होने के लिए आपको जेंडर के लिए जिहादी होने की ज़रूरत नहीं है ना। सहज, मतलब सार है सहज, सहज रहते हुए जीवन को कैसे बेहतर बना लें, वही सार है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरी हदों में है, मतलब मेरे आसपास जो महिलाएं हैं उनको कभी इस बात का एहसास ना हो कि मैं पुरुष हूँ, इतना ही एहसास हो कि एक व्यक्ति साथ में है। 2-3 तरीके के सवाल थे। एक तो आप कहते हैं कि आरक्षण का जो ये स्वरूप है, इस स्वरूप में बदलाव होना चाहिए, और दूसरा ये जो दूसरा पक्ष है वो पूछता है कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति आरक्षण, जातिगत आरक्षण का समर्थन क्यों करते हैं? आरक्षण में मैं समर्थक हूँ आरक्षण का, मैं जेंडर बेस्ड आरक्षण का भी समर्थक हूँ, और मेरे लिए फेमिनिज्म अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस क्या है, हम कह दें कि फेमिनिज्म होना चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, एकदम ठीक बात है। हम थर्ड जेंडर की बात बहुत कम करते हैं, जबकि उसकी हालत महिलाओं से कई गुना खराब है। इसलिए जेंडर डिबेट शुड नॉट बी बाइनरी डिबेट जो मेल फीमेल तक ही रह जाए। थर्ड जेंडर जब बातें नहीं करेंगे तो फिर फेमिनिज्म का भी क्या फ़ायदा होगा, है ना। अगर ये पार्टिसिपेशन का मामला है तो उनका भी होना चाहिए, तीनों का ही होना चाहिए। तो आरक्षण, मैं जाति की बात इसलिए करता हूँ कि देखिए एक सैद्धांतिक बात है। सैद्धांतिक बात ये एकदम ठीक है कि आरक्षण जब हम जाति को देंगे तो उसका मिसयूज़ कई लोग करेंगे, करते भी हैं, सही बात है एकदम। पर जब आप व्यावहारिक स्तर पर जाएंगे, सरकार में काम करेंगे, आपके सामने सवाल है किस बेस पे दे। आमतौर पर सब लोग बोलते हैं आर्थिक आधार पर दो आरक्षण, और आर्थिक आधार पर जब आरक्षण हम देते हैं, हमने EWS शुरू किया भी है कुछ दिन पहले, संविधान में संशोधन भी कर दिया। प्रैक्टिकल रियलिटी हमारे समाज की क्या है, पूरे देश में मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। EWS में लिमिट है 8 लाख रुपए की, और साथ में प्रॉपर्टीज़ की लिमिट है। जब से EWS आया है मैंने पाया कि लगभग हर व्यक्ति जो पहले जनरल में था वो EWS हो गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण में समस्या क्या आती है कि आप अभी ठीक स्थिति में हैं, आपको आरक्षण चाहिए, आप गरीब हो गए। एक साल फसल नहीं हुई, एक साल बरसात नहीं हुई तो आप गरीब हो गए। टैक्स बहुत कम लोग भरते हैं, रिटर्न बहुत कम लोग भरते हैं, वाइट में ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, हर व्यक्ति गरीब हो गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में यह खतरा हमेशा ज़्यादा है कि जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी फ़ायदा लेंगे, जो हो भी रहा है इस समय। और दूसरी बात यह कि भारतीय समाज में जो डिप्राइवेशन है, वंचन है, उसकी प्रकृति केवल आर्थिक नहीं है। एक गांव में रहने वाला दलित व्यक्ति, स्पेशली दलित औरत की जो हालत है, वो आप केवल पैसा देके कैसे उसको बराबर कर सकते हैं। जाति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति की पहचान ना तो आप छिपा सकते हैं ना बदल सकते हैं। इसलिए आरक्षण देने में बेनिफिशियरीज को ढूंढना, सुनिश्चित करना ऑब्जेक्टिवली संभव होता है। इसलिए बेस्ट तरीका आरक्षण का एक ही हो सकता है कि अब जाति, जनजाति, लिंग, शारीरिक विकलांगता, ये वो बेसिस है जो चेंज नहीं हो सकते। इनको प्राइमरी बेस बनाएं, आर्थिक आधार को क्रीमी लेयर बना के बाहर निकालें और तब आरक्षण दें। ये अकेला सही रास्ता हो सकता है। लेकिन अभी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट OBC में है, SC में नहीं है, ST में नहीं है। अब SC ST में अगर आप ये बात करेंगे तो बहुत विरोध होगा, क्योंकि वहाँ जो एक प्रेशर ग्रुप है वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला पॉलिटिकल लोगों के हाथ में तय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना सकते हैं जो आरक्षण के प्रश्नों पर विचार करे। दोनों बातें हैं जो 1000 साल से पीछे रहे, जैसे महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर है, उन्हें आप मौका नहीं देंगे आगे आने का तो समतलीकरण नहीं होगा, ये भी सच है। उनको मौका देने के चक्कर में ऐसे लोगों को मौका देते रहे जिनको नहीं मिलना चाहिए,
ये भी एक अन्याय है। इनके बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त होकर एक बॉडी काम करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के स्तर की बॉडी हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन हो, उसके रिकमेंडेशंस के बेस पे ही आरक्षण किसी का हो या आरक्षण से बाहर हो तो बात बनेगी। भाई अमेरिका में आरक्षण है, आरक्षण जैसी व्यवस्था है जो प्रेफरेंस बोलते हैं, वहाँ हम आमतौर पर ये नहीं सुनते कि उसका मिसयूज़ हो रहा है। हम भी ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि मिसयूज़ ना हो उसका। और जैसे मिसयूज़ हुआ इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को सच में ऊपर उठाना था वहाँ तक बात पहुँची नहीं। तो जब एक समाज एक उपाय कर रहा है, कम से कम उसको मिले तो सही जिसको मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी के लोग भी अगर उनको ये फील हो जाए कि आरक्षण सही व्यक्ति को मिल रहा है तो उनकी नाराज़गी बहुत कम हो जाएगी। उनकी नाराज़गी का असली कारण अपने आसपास जब वो देखते हैं कि इसको मिल गया जबकि ये हमसे अच्छी स्थितियों में है तो नाराज़गी ज़्यादा होती है। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत नाराज़ इससे लोग होंगे। अमेरिका ने इस मामले में ठीक काम किया है। अमेरिका में अश्वेतों की आबादी 15% है सिर्फ, और तब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने वहाँ पर। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा उदाहरण है। 15% की आबादी वाला राष्ट्रपति बन जाए, वहाँ राष्ट्रपति ऑलमोस्ट डायरेक्ट इलेक्शन से बनता है, यहाँ उसका मतलब पीएम से होगा। तो भारत में पीएम बनना किसी ऐसे समुदाय के लिए जो 15% हो बहुत आसान नहीं है। फिलहाल तो आसान नहीं है। मतलब तुक्के से बन जाए, जैसे मनमोहन सिंह जी बन गए तुक्के से, वो अलग बात है। अपनी वजह बन ही से गए थे लगभग अपनी वजह से बने, अपने दम पे बने, ये बड़ी बात है। एक मैं आपको और बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक बड़ा आरोप मुझ पर लगा कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, शायद आपकी लिस्ट में होगा भी। हाँ, रिसर्च में हमारी है। अब वो होता क्या है कि जैसे हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है, प्रेमचंद की कहानियाँ हैं पाठ्यक्रम में, और प्रेमचंद की जो 18 कहानियाँ पाठ्यक्रम में उनमें से एक का नाम है सदगति, एक का नाम है निमंत्रण, एक का नाम है कफन। अब ये पहली दोनों कहानियाँ जो हैं ये सीधे सीधे एक, जैसे निमंत्रण पुरोहितों पर व्यंग्य है, सदगति भी एक तरह से एक पुरोहित के जाति को लेकर असंवेदनशील होने पर व्यंग्य है। अब मैं जब वो कहानी पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ एक बात है कि जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास में बोलता हूँ कि देखो अब मैं मार्क्स पढ़ा रहा हूँ, अगले 3 घंटे में कार्ल मार्क्स हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से सारा समझाऊंगा आपको, फिर क्रिटिसिज्म देखेंगे। गांधी पढ़ाने का मतलब मैं गांधी बन के पूरी बात समझाऊंगा पहले कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। अब उतने वीडियो क्लिप काट के यूट्यूब पे चला दी कुछ लोगों ने, क्योंकि वो लीक हो ही जाता, किसी ने कोर्स से निकाल लिया उसको। और शरारत ये की कि जानबूझ के वो संदर्भ हटा दिया कि प्रेमचंद की कहानी पर बात चल रही है। हाँ, एकदम आउट ऑफ कंटेक्स्ट। आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जबकि पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है निमंत्रण या सदगति लिखा है बोर्ड पर। अब 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने लीगल नोटिस भिजवा दिया, FIR की कॉपी भिजवा दी, कुछ ऐसा भी हुआ। एक बार आंदोलन मेरे खिलाफ हुआ, 300-400-500 फ़ोन आ गए गुस्से में बहुत ज़्यादा। पर वो बेसिकली होता इसलिए कि पूरी बात नहीं आती है, कॉन्टेक्स्ट से बात कट के आती है। अच्छा, ये एक सवाल ये पूछा गया है कि अलग अलग तरीकों के धार्मिक कर्मकांडों का आप तार्किक विरोध करते हैं, अनिकेत ने पूछा है, परंतु धर्म जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष भी है। हम जानना चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार के धर्म या अध्यात्म को फॉलो करते हैं। मेरे पिताजी आर्य समाज को मानते हैं, माँ जब तक थी वही मानती थी, तो वो रोज़ घर में यज्ञ हवन होता है। मुझे बचपन से ही बहुत आस्था नहीं है, बाद में तो और कम हो गई। तो फिर एक समय तक वो कोशिश करते रहे कि मैं रोज़ बैठूं उनके साथ। धीरे धीरे कोशिश करनी बंद कर दी, अब वो कोशिश भी नहीं करते, मैं बैठता भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी सनातनी परंपरा से है, तो उन्होंने अपने घर में, मतलब हमारे घर में एक मंदिर बना रखा है, और उस मंदिर में सभी देवी देवता हैं। हाँ, मैंने देखे। आप तो देख चुके हैं ना। मैं इन सारी चीज़ों में एक मूक सहयोगी के रूप में साथ रहता हूँ। मैं अपने घर के मंदिर में कभी अपमान नहीं करता हूँ भूल के भी। तो मैं जाऊँ तो चप्पल हटा के जाऊँगा, किसी और की भी रखी हुई तो हटा दूँगा, उतना ध्यान रखता हूँ। मुझे बहुत आस्था नहीं है, अनास्था भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि धर्म समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी हमारा समाज धर्म के बिना चलने की स्थिति में नहीं। ईश्वर है या नहीं ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, और मेरे नहीं जानने से तय नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। इससे नास्तिकता उतनी बड़ी मूर्खता है जितना ये दावा कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। तो डाइसी हूँ इस मामले में, मैं मतलब कन्फ्यूज़न में रहता हूँ। लेकिन 2 लोगों ने ना, एक जो पास्कल लैंग्वेज आप पढ़ते कंप्यूटर में, ब्लेस पास्कल मैथमेटिशियन थे, उन्होंने, और विलियम जेम्स 20th सेंचुरी के बड़े अच्छे दार्शनिक हुए, इन दोनों ने इस प्रश्न का बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब ये तय है नहीं कि ईश्वर है या नहीं, तो ज़्यादा ठीक क्या है। आर्गूमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का निष्कर्ष ये है कि
मान लेना ज़्यादा फायदे में है। तो मैं तो उस बिंदु पे हूँ जहाँ मेरे चाहने से मैं मान नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं, सांप्रदायिक नहीं है, कर्मकांडी ज़्यादा नहीं है, कट्टर नहीं है, पर विश्वास रखते हैं, वो ज़्यादा फायदे में है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। द इंडियन ने पूछा है कि राष्ट्रवादी से सर को क्या दिक्कत है? जब राष्ट्रवादी की बात आती है तो इनका भाव बदल जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा का अंतर हो सकता है। अगर राष्ट्रवाद को हम धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष से जोड़ें तो फिर हम पूरे राष्ट्र को साथ लेकर नहीं चल पाते। तो मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्तियों में एक हूँ, कोई दुविधा का सवाल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहाँ पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। राष्ट्र हैं, सबके संबंध अच्छे हों, क्यों हम किसी के लिए खराब काम ना करें। अगर वहाँ की सेना गड़बड़ करती है तो हमारी सेना उससे लड़ेगी, सीधी सी बात है, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं बिना बात के ये कामना करूँ कि सारे पाकिस्तानी मर जाएं, क्यों ऐसी कामना करूँ? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर